नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव और आप सभी को सुदर्शन परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो आज हमारा पूरा देश 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम अपने देश की आन बान और शान की झांकी देखते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज जब 67 साल बीत चुके हैं और हम 68वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे जहन में आना लाजमी है। प्रश्न ये है कि जिस संकल्पना, जिस परिकल्पना के साथ हमने गणतंत्र की आधारशिला रखी थी, क्या वो परिकल्पना, क्या वो संकल्पना आज के दौर में चरितार्थ हो रही है? क्या हम उस अभिव्यक्ति को पंक्ति में अंतिम क्षण पर जो खड़ा व्यक्ति है उस तक हम वो परिकल्पना पहुंचा पा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो कब इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में समझकर इसकी आधारशिला को एक नया आधार प्रदान करेंगे? तो हम ये तमाम बातें आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान कुछ ही पल में मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत एक छोटे से पैकेज के साथ करते हैं, एक रिपोर्ट के साथ करते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि आखिर गणतंत्र की परिकल्पना हमें कहां ले जाने वाली थी और हम कहां तक पहुंचे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वंदे गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि देश का गौरव और सम्मान है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ये दिवस हर भारतीय का अभिमान है। न जाने कितने लोगों की कुर्बानी के कारण भारत मां को आजादी मिली थी, लेकिन उस स्वतंत्रता को आकार 26 जनवरी को मिला था क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। एक लिखित संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से देश की राजनीति और प्रशासन की दशा और दिशा तय की गई थी। उद्देश्य था आजादी के दीवानों के प्राणोत्सर्ग से मिली आजादी के सपने को साकार करने का। संविधान ने हमें एकता के साथ राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दी ही, साथ ही विकास के आयाम और तरीकों के मानक भी तय कर दिए। देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हो विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही संविधान निर्माताओं की सोच थी। गणतंत्र की 67 साल की यात्रा आसान नहीं रही। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत आगे बढ़ता गया। बावजूद इसके अब भी जन, गण और मन का चरम लक्ष्य पाना शेष है। लेकिन लोकतंत्र में आस्था और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास अब भी बरकरार ही नहीं बल्कि मजबूत है। हम संवेद आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे, और अगर कहीं भटकाव हुआ तो संविधान हमें रास्ता दिखाएगा। यही राष्ट्र के जन का विश्वास है। आइए इस महान पर्व के बारे में जानते हैं बेहद खास बातें। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है।
भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर होने लग गया और यहां सेना परेड करने लग गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। सन 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। तो अनेकता में एकता के रंग अगर देखने हैं तो हमारे देश में देखने को मिलता है, लेकिन जो इस लोकतंत्र की आत्मा है जिसे हम और आप संविधान कह रहे हैं, क्या हम उस संविधान की परिकल्पना को चरितार्थ कर पाए हैं? और आज अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। चलिए इसे ही समझते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों से फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करूंगी। पहले तो आप दोनों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और पीयूष जी मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम हर साल बैठते हैं, हर साल हम ऐसी चर्चाएं करते हैं, लेकिन हर साल हम एक नई तस्वीर देखते हैं। तस्वीर ऐसी कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम राजपथ पे परेड देखते हैं, हम तमाम तरीके से उत्साहित रहते हैं 26 जनवरी के दिन, लेकिन ये उत्साह 364 दिन नहीं दिखाई देता, क्योंकि गणतंत्र की जो आधारशिला थी, जिन लोगों को उससे मजबूती देनी चाहिए थी, वो अपने आप को तो मजबूती देते गए और गणतंत्र की परिभाषा को अपने हिसाब से ढालते गए। आज की तारीख में हम 68वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप किस तरह से लेंगे? देखिए लावणी जी, आपने सही कहा कि एक तरह से देखिए ये अब हम संविधान बनाया गया और उसको एक शेप दिया गया और उसमें ये ध्यान रखा गया कि सारी जो एक मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस और जो मल्टी कल्चरल जो आइडेंटिटी है इस देश की, वो बनी रहे, वो अक्षुण्ण रहे और वो आगे चलती रहे, एक विकास के रास्ते पे चलती रहे। और जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी जो संविधान हमें मिला है, जो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी अध्ययनों के बाद सारे दुनिया के अनेक देशों के जो संविधान हैं, उनकी सारी अच्छाइयों को लेते हुए जो है वो ये संविधान बनाया गया था। तो निश्चित रूप से उस संविधान ने जो हमें दिया है, नागरिकों को अधिकार दिए हैं, जो उनकी जो है उनके जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उनको समझाया गया है। जो एक स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर बना है इस देश का, जहाँ की केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी उतनी ही स्वायत्ता हो, उतने ही अधिकार हो, जिससे कि वो अपने लिए, अपने राज्य के, अपने सूबों के नागरिकों के लिए एक कल्याण का काम कर सकें। लेकिन देखिए अब यह, जैसा आपने भी एक इशारा किया, निश्चित रूप से हम इसको मना तो रहे हैं। शुरुआत के सालों में हम काफ़ी एक हमारी उसमें आत्मा जुड़ी रहती थी और हम उस संविधान के प्रति अपने को एक कमिटेड पाते थे। लेकिन अब हम धीरे देख रहे हैं कि रिचुअल के रूप में जो है लगातार हम जो है इस परेड को देखते हैं और उस परेड का आनंद उठाते हैं। और निश्चित रूप से जो वहाँ पे होता है, खैर हम और आप अगर वहाँ नहीं जा पाते और टीवी में देखते हैं, तो भी एक देशभक्ति की भावना पैदा होती है और लगता है कि भाई कितना देश विकास कर रहा है। और जो वहाँ पे इंडिया गेट पे होता है, जो परेड ग्राउंड पे वहाँ पे होता है, जो उस नज़ारे को देखता है वहाँ, तो निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल होता है, क्योंकि मैं कई बार वहाँ पे रेडियो के लिए कमेंट्री कर चुका हूँ, इसलिए मैंने उसको भोगा है उस माहौल को। तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ गए और एक आपके देश की भावना आपके अंदर पैदा होती है। तो लेकिन आप वास्तव में देखें तो जो संविधान बनाया गया है, जो उसमें एक फेडरलिज्म का जो है, धीरे धीरे हम जो है उस संविधान के प्रावधानों से कहीं ना कहीं से दूर ही होता जा रहा है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं दूर होती जा रही है। चाहे वो अधिकार हो, आम आदमी की, इंसान के अधिकार हो, मानव अधिकार को लेते हो, चाहे हम जो है कि देखिए हमने तो बहुत कहा कि मल्टी कल्चरल, क्योंकि सारे लिंग्विस्टिक जो है तमाम लोगों को ये जो लोकल
का ध्यान रख के संविधान ने उसको सबको तरजीह दी गई है। उसमें आदिवासी हों, लोकल पीपुल हों, हर तरह के जो लेकिन धर्म जो के लोग हों। सबके साथ, जो सबका साथ और सबके विकास की जो परिकल्पना रखी गई थी वो हो नहीं पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, हम इस पर भी आगे बढ़े। मैं पीयूष जी आपके पास आऊँ, मैं एक कमेंट अनिल जी से भी लेना चाहूँगी, क्योंकि अनिल जी रक्षा से जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और अनिल जी, बहुत खास बात ये है क्योंकि आज का दिन जो होता है वो सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम देखते हैं, राजपथ पर भी देखते हैं, हमारे देश का खास तौर से जो शक्ति प्रदर्शन होता है। लेकिन जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, गणतंत्र मतलब ही सीधे तौर पे था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वो तमाम चीज़ें पहुँचे जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमारा देश सही दिशा और दशा की ओर बढ़ रहा है। आज क्या आप मानते हैं कि हम सही दिशा और दशा को प्राप्त कर पाए हैं, या वाकई अभी बहुत कमियां रह गई हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपने जो बात कही उससे कुछ सहमत और कुछ ना सहमत होते हुए मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, सैनिक का दायित्व ना सिर्फ संविधान को मानना है लेकिन संविधान की रक्षा करना भी है। इसीलिए गणतंत्र दिवस के दिन देश को सैन्य शक्ति का दिखावा किया जाता है ताकि देशवासियों को भरोसा दिया जा सके कि उनकी सेनाएं बड़ी सशक्त हैं और उनको के लिए बिल्कुल काबिल हैं। यही मैसेज विदेश के देशों को भी दिया जाता है कि हमारी सेनाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी आत्मनिर्भर हैं और हमारा देश कितना सुदृढ़ है। साथ ही साथ देश की विविधता में अनेकता पूरे विश्व को दिखाई जाती है। तो ये तो है एक हमारे संविधान का प्लस पॉइंट। और सेना की जिम्मेवारी जो है संविधान की रक्षा करना, उसमें भी सेना जो है अभी तक पूरी तरह खरी उतरी है, क्योंकि हमारी सेना जो है बजाय डिस्पाइट द फैक्ट हमारे आसपास काफी टर्मोइल रहा, बाकी देशों में कैसे सेना ने वहां की सरकारों को चलने नहीं दिया, हमारी देश के अंदर एक पॉलिटिकल आर्मी है और पॉलिटिकल आर्मी ने अपना रोल प्ले किया है और गणतंत्र को मजबूत करने के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले किया है। चाहे जैसे भी हालात आए हों, वक्त बवक्त जब भी टेस्ट हुआ सेना का, सेना ने मजबूत गणतंत्र की तरफ ही अपना साथ दिया, ना कि विशक्त शक्तियों की तरफ। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, अब क्योंकि आप सेना से हैं और हम जानते हैं, हम आज अगर यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं तो आप लोगों के बदौलत ही ले रहे हैं। सवाल सीधा सीधा था, आज के दौर में हमारी सेना, हमारे सैनिक तो गणतंत्र के महत्व को समझते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से उसका पालन भी किया है, लेकिन कई बार सेना और सैनिकों पर भी सवाल उठा दिए गए। गणतंत्र की परिकल्पना रखने वालों ने ये उम्मीद की थी कि हमारे जनप्रतिनिधि तमाम लोगों को साथ लेकर चले, लेकिन वहां पर भी राजनीति होती रही। इस मसले को एक सैनिक होने के नाते आप किस तरीके से लेंगे? आपका मैं इस पर जवाब जरूर लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल जी से इसी सवाल का जवाब लेते हैं। तो गणतंत्र की जय हो। आज हम 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम और आप मिलकर ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जिस परिकल्पना, जिस संकल्पना के आधार पर हमारे गणतंत्र की आधारशिला रखी गई थी, वो आधार अब और कितना मजबूत करने की जरूरत है और क्या हम उस आयाम को छू पाए हैं। दो मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पीयूष जी और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी से ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था। अनिल जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। राष्ट्र की जब हम अवधारणा की बात करते हैं तो सेना का बहुत महत्वपूर्ण उसमें योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।
आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि वो महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश में सेना और सैनिकों को मिल रहा है या वाकई कोई कमी रह जा रही है? धन्यवाद, आपने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। देखिए, सैनिकों ने तो अपना दायित्व पूरा किया। देश की सुरक्षा में, देश की अखंडता को बचाने के लिए सैनिकों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं देश का जो नेतृत्व है, उन्होंने सैनिकों को वो मान सम्मान नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिए। ना ही उन्होंने उनके वेतन के बारे में सोचा, ना ही उनके करियर प्रोग्रेशन के बारे में सोचा, और ना ही काफी देर तक उनको साजो सामान देने के बारे में सोचा। देखिए, संविधान की वंदना देखिए, संविधान में लिखा है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो सुरक्षा सेनाओं की है। लेकिन उसको जब यथार्थ में बदला तो जो हमारे बाबूशाही हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने क्या किया? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी आप जानते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो हमारी किताब है, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव की है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस की नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की नहीं है, लेकिन रक्षा सचिव की है। क्योंकि एक सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम के ऊपर, सिविलियन कंट्रोल ओवर आर्म फोर्सेस के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं बाबूशाही हावी होती गई और सेनाओं को बरकरार करती गई। नतीजा यह है कि आज देखिए कि पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो 7th पे कमीशन ले चुके हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सेना में अभी तक 7th पे कमीशन लागू नहीं हुई है। इतनी बड़ी विडंबना आप कैसे देख सकते हैं? यानी जो जरूरत थी उन जरूरतों को दरकिनार किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण इसी से जुड़ा हुआ सवाल अब मैं पीयूष जी के पास आऊंगी। पीयूष जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जी, एक बात और जी, देखिए, और हमें समझना चाहिए, हमारा जो देश है एक बहुत पुराना देश है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था, हे मगध नरेश, जिस दिन आपकी सेना के सैनिक अपने मान सम्मान के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए या अपने वेतनमान के लिए संघर्ष करेंगे, उस दिन से आपको मगध पे राज करने का अधिकार नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये चाणक्य ने कहा था जी। लेकिन उसके बावजूद हमारे नेतृत्व ने 47 से लेके और पिछले दशक तक इतना इल ट्रीट किया है सर्विसेज को और सर्विस पर्सनल को कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं गिनना शुरू करूं तो आप देखिए कि किस तरह से कृष्णा मेनन और नेहरू की जोड़ी ने मोराल डाउन की आर्म फोर्सेस का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमैया थे, कैसे उनको ट्रीट किया गया। फिर उसके बाद यानी जो चीजें नीडेड थी जी, यानी जो जरूरी था उसे दरकिनार किया गया है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे देश का है। यहाँ पे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल पीयूष जी, मैं पीयूष जी के पास आती हूँ। पीयूष जी, सबसे बड़ा तो यहाँ पर पहलू ये है कि देश का नेतृत्व, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो गणतंत्र की संकल्पना, परिकल्पना और उसका जो स्वरूप है वो सकारात्मक स्वरूप होता जाए। अगर बदलाव की भी जरूरत है तो वो सकारात्मक हो। ये जिम्मेदारी देश के नेतृत्व की थी। हम 1947 से उठाकर देख लें, आज की तारीख में 2017 हो रहा है, क्या आपको लगता है कि देश का जो नेतृत्व रहा है वो इस चीज को समझ पाया है, या अगर समझा भी तो चूक कहाँ हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी कमियां रह गई? देखिए लावणी, दरअसल मैं ये कहूँगा कि जो शुरुआत के हमारे दो तीन दशक थे, आप कहें 2000 मतलब 1970 तक की जो बात है, तब तक ये था कि जो नेतृत्व था हमारे देश का और ज़्यादातर जितने राजनेता थे वो कम से कम, चूँकि वो उसी ज़्यादातर जो थे उस जो आंदोलन की लड़ाई थी और जो संविधान निर्माण था उस प्रक्रिया से गुजरे थे और वो जानते थे और वो ईमानदार थे उस किस्म से कि वो संविधान के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी महसूस करते थे और सम्मान करते थे और लोगों के प्रति उनका नज़रिया था कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है। तो मेरा ये मानना है कि तब तक जो है बहुत कुछ संविधान जो है वो उसका सम्मान होता रहा, उसमें जो प्राविधान है वो उनका, उसकी आत्मा बची रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे राजनीति और राजनेता पूरी हमारी व्यवस्था पे हावी होते चले गए और उनके अपने छोटे हित जो हैं, राजनीतिक हित गए, वहाँ धीरे धीरे जो है वो उन्होंने जो है आम आदमी के, नागरिक चाहे अधिकार हों, चाहे जो है कि आप देखिए फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर हो, राज्य और केंद्र में जो एक रिश्ता बनाया है संविधान ने, और एक 3 लिस्ट बनाई है जिनमें सूचियां है कि किसके पास क्या क्या विषय रहेंगे, कौन कौन अधिकार रहेंगे, ताकि राज्य भी, सूबे भी अपना काम चला सके और केंद्र भी अपना। लेकिन ओवरऑल कंट्रोल उसने दिया है वित्त के मामले में और डिफेंस के मामले में
क्योंकि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो अधिकार जो उसने वित्त में, तो वैसे तो अधिकार जो है कि राज्यों को भी दिया गया है, लेकिन मेजर जो पॉलिसीज हैं, वित्तीय जो पॉलिसीज हैं, वो जो है केंद्र के पास दी गई है, और डिफेंस जो है केंद्र के पास दिया गया है। इसीलिए दिया गया है ताकि वो बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें ऐसा एक ढांचा बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है, खासकर वो पार्टियां जिनकी सरकार केंद्र और राज्य में रही है एक साथ, उन्होंने धीरे धीरे जो है राज्यों के अधिकारों पे जो है कि अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और केंद्र की तरफ शासन व्यवस्था को केंद्रित करने की कोशिश करी है। वहीं ब्यूरोक्रेसी लगातार हावी, ब्यूरोक्रेसी जो थी एक सर्वेंट थी वो, लेकिन लगातार वो हावी होती चली गई। इसके लिए, इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, बहुत हमने कुछ किया, हम अपने संविधान की दुहाई देते हैं, हम अपने विकास की दुहाई देते हैं, लेकिन कभी हमने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात नहीं सोची, कभी हमने पुलिस रिफॉर्म्स की बात नहीं सोची, जो कि अभी भी ब्रिटिश सिस्टम के दिए हुए हैं ये सब। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिस तो बहुत स्तर पर रिफॉर्म की करने की जरूरत थी, जो लेकिन रिफॉर्म करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू ही नहीं हुई। वो कागजों को तक तो रही, लेकिन जब उसको मूल रूप में लाने की बात हुई तो वो राजनीति की भेंट चलती गई। एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत महत्वपूर्ण बातें कि अब चुनौतियां क्या है। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब चुनौतियां क्या है और इस पर पार पाने के लिए क्या क्या हो सकता है, ये तमाम पहलू अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।